हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात किए थे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, थोड़ी बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे थर्सडे और फ्राइडे को दिखेगा। हम लोग थर्सडे और फ्राइडे को ही खींच देंगे बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहेंगे कि थर्सडे के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी एक बार खत्म हो जाए, फेड की मीटिंग का आउटकम आ जाए, उसके बाद हम कंफर्टेबल हो जाएंगे और उसके बाद हम लेंगे। लेकिन मार्केट लोगों को मौका नहीं देगी, थर्सडे फ्राइडे ही मार्केट खींच लेगी और अब मार्केट कंफर्टेबली 17,150 के आसपास है। तो अब दोस्तों आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये फेड की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेजी आई, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस में रिसेशन की बातें चल रही हैं, तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो हमारा जो आईटी सेक्टर है उसका तो मेजर कारोबार एक्चुअली यूएस के साथ ही है। तो अगर वहाँ पे रिसेशन आता है तो हमारे आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसकी भी डिस्कशन करेंगे। एक चाइना में न्यूज़ आई हुई है, बहुत ही ख़राब न्यूज़ है और आप जानते हैं कि चाइना और हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो चाइना में अगर कुछ भी खराब होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, उसके बाद गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल रुपी डॉलर ये सब एनालिसिस करके आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फेड की मीटिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने बात किए थे, हमने मार्केट देखिए एक मार्केट का व्यू होता है और एक लोगों का व्यू होता है। अब लोगों का व्यू क्या था, 80% लोग ऑलरेडी ये बोल रहे थे कि यूएस में जो रेट हाइक है वो 0.75% होगा और 20% लोग ये मान रहे थे कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 1% होगा। तो कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि 0.75% होगा और उसके साथ यूएस खराब कुछ बोलेगा, 0.75% कम किया और साथ में कुछ खराब बोलेगा। और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि 1% करेगा और कुछ अच्छा बोलेगा। तो हालांकि देखा जाए तो दोनों कॉम्बिनेशन एक्चुअली खराब ही है। 0.75 कम करके अच्छा बोल रहा है, ज्यादा करके खराब बोल रहा है। तो ये एक्चुअली लोगों का मानना था, लेकिन हमारा मानना और मार्केट का मानना ऐसा था कि 0.75% कम करेगा और अच्छा भी बोलेगा। और यही इंपैक्ट दोस्तों आपको थर्सडे के दिन मार्केट में दिखा। यूएस में क्या हुआ कि 0.75% का रेट हाइक हुआ और मार्केट ने अच्छा भी बोला। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो पॉवेल साहब हैं जो चेयरमैन है फेड के, उन्होंने तो क्लियरली इस चीज को डिनाई कर दिया है कि रिसेशन वगैरह यूएस में कुछ भी नहीं है। बिकॉज देखिए टेक्निकली क्या होता है, अगर 2 क्वार्टर की जीडीपी निगेटिव हो जाती है तो कंट्री को रिसेशन में घोषित कर दिया जाता है। तो Q1 में 1.6 का, Q1 मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक यूएस की जो जीडीपी थी वो -1.6 आई और ये लास्ट 3 महीने में मतलब अप्रैल से जून तक के -0.9 आई। इसका मतलब है 2 क्वार्टर में जीडीपी निगेटिव है, इसका मतलब है कि रिसेशन में है। देखिए रिसेशन वगैरह बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 2 क्वार्टर या 6 महीने अगर कोई इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन तो उसको रिसेशन बिल्कुल भी बोला नहीं जाना चाहिए। टेक्निकली हाँ आप बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बोला हुआ है, पिछले 1 महीने से आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, और वीडियोस भी मैंने इस पर बना के रखा है कि ये जो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है, जो मिसमैच है, जो सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली जो मेन इश्यू है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आया हुआ है। तो वही पॉवेल साहब भी बोल रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो डेटा भी बताया कि यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एक्चुअली 3.6 है, जो लोवेस्ट है। इसका मतलब है इतनी सारी जॉब्स हैं। अब रिसेशन में दोस्तों क्या होता है आप समझिए, रिसेशन मतलब कोई सैलरी हाइक नहीं होता, कोई जॉब नहीं होता, बैंक्स कंपनीज डिफॉल्ट करते हैं, कोई खर्चा करना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं रिसेशन। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है यूएस में, तो यूएस में भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो आप छोड़िए, मॉल रेस्टोरेंट्स होटल्स मूवी थिएटर सब कुछ फुल है। तो इतनी लोगों की सैलरी बढ़ रही है, इतना हाइक हो रहा है, इंडिया में तो रिसेशन का सवाल ही नहीं आता। बाकी अगर यूएस में भी आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अपने लोवेस्ट है, 3.6 के आसपास है। तो मतलब यूएस में भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब अगर एक बात तो पक्की है कि रिसेशन और स्लो डाउन में डिफरेंस है। स्लो डाउन जरूर आप इसको बोल सकते हो कि इकोनॉमी उतनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन अब इसका क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसकी वजह से हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज हम लोग काफी सारी चीजें यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप एक बात समझिए, एक छोटा सा मैं लॉजिकल पॉइंट आपको बताता हूं। जब भी स्लो डाउन होता है तो कंपनी क्या करेगी आप बताइए। जब भी स्लो डाउन होता है कंपनी क्या करेगी, हमेशा कॉस्ट कटिंग करने की सोचेगी। तो अगर यूएस में स्लो डाउन है तो कंपनी सोचेगी कि क्यों हम एक्सेंचर को काम दे $100 में, अगर वही काम टीसीएस इन्फोसिस
$25 में कर लेते हैं तो, है ना। तो ऐसे में अगर आप समझिए, अगर यूएस में प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे आईटी कंपनियों के लिए एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि इनको और काम मिलेगा। जो सेम काम इन्फोसिस विप्रो $25 में कर रही है, एक्सेंचर $100 में कर रही है। तो मेरे ख्याल से आईटी एज अ होल सेक्टर, इनका आउटलुक भी आने वाले सालों में बहुत पॉजिटिव है इंडिया के। अगर यूएस में स्लो डाउन होता भी है, रिसेशन तो है ही नहीं, अगर स्लो डाउन होता भी है तो भी मैंने जैसे आपको बताया, हमारे इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ हमारे यहाँ पे है। और ये अभी नहीं, 1-2 महीने पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, और उस पर मैंने बहुत क्लियरली वीडियो भी बनाया। आप देख भी सकते हैं कि इस डेटा के हिसाब से इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। पूरी वर्ल्ड कहीं चली जाए, इंडिया में रिसेशन आने का चांसेस 0% है। अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो इंडिया बेसिकली, जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से, आईएमएफ के हिसाब से इंडिया 7.4% ग्रोथ कर सकता है। ये डेटा भी ऑलरेडी मैं 1 महीना पहले आपको बता चुका हूं कि ये साल में भी जो इंडिया का ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है हम लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं ग्रोथ करने के लिए, एकदम सही जगह पे हम लोग तैयार हैं। अब अगर हम इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करेंगे दोस्तों, तो एक बात आप समझिए, 15,200 से ये जो 17,200 पे जो मार्केट ने खींचा है, एक बात तो आप मानिए कि इस मार्केट में किसी ने भी नीचे के लेवल पे एवरेज नहीं किया। बिकॉज इतना डिसबिलीफ था, इतनी निगेटिविटी थी कि लोगों को यकीन ही नहीं था कि मार्केट ऊपर आ जाएगी। हाँ, अगर आप लोग मुझे जो सुनते हैं, मैं तो ऑलरेडी आपको 15,200 से बता चुका हूँ मार्केट की बॉटम लग चुकी है, तो हो सकता है आप लोगों ने किया होगा। हमारे ग्रुप में तो मैंने म्यूचुअल फंड के ग्रुप में भी लोगों का स्पेशली 15,400-500 के आसपास स्पेशली पैसा डलवाया है। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मैंने पैसा डलवाया है। बट सब लोग दोस्तों इस मार्केट में इतने निगेटिव थी ना, नीचे के लेवल पे एवरेज कर ही नहीं पाए। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, जो इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर बिहेवियर का फंडा जो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आगे आपके साथ भी हो सकता है और बहुतों के साथ होगा। अगर आपको तो मैं अवेयर कर रहा हूं, लेकिन आप देखना अपने आजू बाजू में, अगर आप सुनोगे तो बढ़िया है, आपके आजू बाजू में जरूर होगा। हमें दोस्तों बचपन से एक चीज सिखाई हुई है, और वो है बेटा घाटा नहीं खाना। बचपन से हमें एक चीज ना दिमाग में डाल दी है कि बेटा हम लोग घाटा नहीं खाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे गिर रही थी, 16,000 के भी जब नीचे आई, 15,200 के भी तक के आसपास आई, हम लोगों ने किसी ने अपना लॉस बुक नहीं किया है। आप लिख के बताइए आपने लॉस बुक किया है क्या? हाँ, 80-90% किसी लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा, किसी ने लॉस नहीं बुक किया। सब लोग का बोलना ये था हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है? जो लेते हैं और सालों तक होल्ड करते हैं। क्योंकि लॉस में तो हमको कभी सिखाया नहीं है ना कि घाटा लेना है, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। अब क्या होने वाला है आगे चल के? अब मार्केट ऐसे लेवल पे आ चुके हैं ना दोस्तों कि ये लेवल पे अभी भी आप देखोगे ना, तो अभी तक लोगों के रेट नहीं आए। भले ही मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे आई है, इतने आपके पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो अभी भी 10-15% डाउन होगा, कम से कम अभी भी 10-15% डाउन होगा। तो लास्ट वीक में मुझे इतने मैसेज आए, अरे सर मार्केट तो आ गई 17,200 पे, बट हमारा पोर्टफोलियो तो चला ही नहीं, अब हम क्या करें? मार्केट तो आ गई ना लेवल पे, पोर्टफोलियो चला नहीं। इसका क्या मतलब है? अभी भी डिसबिलीफ है, अभी भी डिसबिलीफ है, क्योंकि यार स्टॉक्स तो चल ही नहीं रहे, मार्केट गिर जाएगी। अब मार्केट ये जो एरिया में ऐसा एक एरिया बनाएगी, अगर आप लेवल की बात करो तो मेरे ख्याल से नीचे में 16,800 और ऊपर में 17,500, ये 600-700 पॉइंट में थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड करेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी। और यहाँ पे क्या होगा पता है? बहुत सारे लोग इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। नीचे से तो मार्केट ने घुसने का मौका नहीं दिया, बट अब ये रेंज में अगर मार्केट वॉलेटिलिटी करेगी, क्योंकि अब कैसा है, यहाँ तक तो आ गई, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर ये बहुत मार्केट में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और मार्केट को बहुत ऊपर जाना है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी का टारगेट ये साल का 20,000 प्लस है। अगर मार्केट को इतना ऊपर जाना है, तो मार्केट अगर हल्की रहेगी, लाइट रहेगी ना, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये एरिया में ना बहुत सारे लोग इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा है कि उनके रेट आए नहीं है। अब मार्केट लोगों का डिसीजन अपने स्टॉक के हिसाब से नहीं होता, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं होता, निफ्टी के लेवल के हिसाब से होता है कि अब 17,200 आ गई, 17,300 आ गई, 500 आ गई, अब और कितना ऊपर जाएगी, बस हो गया, खत्म हो गया, है ना। एक तो ये लोग होंगे जो अर्ली में निकल जाएंगे फॉरन, क्योंकि भाई मार्केट बहुत आ चुकी है, अब नीचे जाएगी तो थोड़ा बहुत घाटा लेके वो लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ रिकवरी तो हो चुकी है। लेकिन कुछ ढिट लोग रहेंगे, मैं तो अपने कॉस्ट पे ही निकलूंगा, तो उनके रेट तो अभी भी नहीं आए। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करती है, ऐसे बताती है कि मेरे को ऊपर नहीं जाना है, तो जैसे जैसे उनके रेट आते जाएंगे ना, वो लोग वैसे वैसे इस मार्केट से निकलते जाएंगे। होगा क्या, साल भर लगा दिया, या तो घाटा लेके निकले या अपने कॉस्ट पे निकल गए। और जब मार्केट लोगों को यहाँ पे हल्का कर देगी, और उसके बाद जब मार्केट ये जो ब्रेकआउट दे देगी, तो भाई फिर नॉन स्टॉप चलती जाएगी। तो आप देखिए कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, एक मार्केट रेंज में रहे,
कुछ लोग घाटे में निकले और जो ढीठ लोग हैं वो अपना कॉस्ट आते ही इस मार्केट से निकल जाएंगे। तो ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटीज अब आने वाले टाइम में यहाँ पे बनी हुई हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो चाइना की तरफ से आई है कि चाइना की सेंट्रल बैंक ने 148 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट किया है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को। बेल आउट का मतलब होता है कि चाइना की सरकार ने बैंकों को उतना पैसा दिया ताकि वो लोग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। इन शॉर्ट, चाइना में रियल एस्टेट का क्राइसिस चल रहा है, तो चाइना की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट कंपनियों को उतना पैसा दिया, 148 बिलियन डॉलर उनको दिया ताकि वो लोग अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए और लोगों को दे पाए। तो ये एक्चुअली चाइना का और एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रियल एस्टेट का इशू चल रहा है। जितना चाइना में प्रॉब्लम है उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छी पहले से बता चुका हूँ। 3 स्टेज है इकोनॉमी के, याद है क्या लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था? याद है तो कमेंट करके बताइए। एक आपका जो सबसे बेस होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर, उसके ऊपर आता है मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में आता है सर्विसेज। एग्रीकल्चर में हम लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना है और सर्विसेज में कौन है? यूएस है। तो बेसिकली हम चाहते हैं चाइना की जगह जाना और चाइना चाहती है यूएस की जगह जाना। तो अगर चाइना को प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग में तो हम उनकी जगह ले लेंगे। तो हमारा और यूएस का कोई कंपटीशन नहीं, हमारा और चाइना का कंपटीशन है। तो चाइना में एक और खराब न्यूज आ चुकी है कि चाइना में रियल एस्टेट का क्राइसिस चल रहा है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वहां पे जितना नुकसान होगा उतना ही हमारा फायदा है। क्योंकि होता क्या, आप समझिए ना, चाइना में अगर क्राइसिस आते हैं तो चाइना से लोग बिजनेस करने को डरेंगे क्योंकि वहां पे कुछ स्टेबल नहीं है। तो वो लोग भी, बाहर वाले भी ऐसी कंट्री देखेंगे जहां पे चीजें अच्छी हैं, तो अब सब कुछ बेहतर है हमारे यहाँ पे, तो वो पैसा अल्टीमेटली हमारे इधर आएगा और हम यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। अब डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है, कैसे लेवल्स बन रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अब आप देख सकते हो कि निफ्टी एक्चुअली शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। अगर आप निफ्टी के आरएसआई देखो तो करीब करीब 72 की आरएसआई है। अब उसके पहले ऐसा कब हुआ था हम देखेंगे तो देखिए, ये लेवल पे आरएसआई निफ्टी की 70 प्लस हो चुकी थी और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था मार्केट में। उसके पहले आप चेक करो, अगेन यहाँ पे 70 के आसपास आरएसआई पहुंच चुकी थी, अगेन एक करेक्शन आया था। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट का टॉप लगा था 18,600 के आसपास, वहां पे भी आरएसआई में एक्चुअली ओवरबॉट जोन आ चुका था। ये ओवरबॉट जोन के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई में बहुत अच्छे डाइवर्जेंसेस बने हुए थे। यहाँ पे देखिए आप निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, वेरेज अगर आप आरएसआई देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंसेस। तो डाइवर्जेंसेस दोस्तों एक ऐसा टूल है ना जिसके बेसिस पे आप हमेशा बॉटम या टॉप पकड़ सकते हो। मोर देन 90% टाइम आप बॉटम और टॉप पकड़ सकते हो, बिकॉज बॉटम टॉप के आसपास डाइवर्जेंसेस बनते ही हैं। अगर आप देखोगे, ये देखिए आप, ये दोनों बॉटम हैं और यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। तो अगर आप डाइवर्जेंस एक बहुत अच्छा टूल है टॉप बॉटम पकड़ने के लिए। तो अगर आपको आरएसआई पे डाइवर्जेंस कैसे पकड़ते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। वहाँ पे हम सब चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं, सीख समझ के इस मार्केट पे अपनी किस्मत बनाइए। तो ये दोस्तों हो गया। अगर मैं आपको छोटे चार्ट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंसेस बनना चालू हो चुके हैं, 80 के आसपास की आरएसआई हो चुकी है। उससे छोटे चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेके जाऊं तो लास्ट वीक में क्या हुआ था आप देखिए। मंडे ट्यूसडे को मार्केट रेंज बाउंड थी, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई, थोड़ी सी डिप हुई, बट वेडनेसडे के दिन आप देखिए कि मार्केट में क्या मूवमेंट आई थी। लोग क्या बोलते हैं, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आप समझिए कि बहुत ही स्मार्ट चीज है। मार्केट सब चीजों को बहुत जल्दी एंटिसिपेट कर लेती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मार्केट तो इतनी मैच्योर हो चुकी है ना कि पहले हम लोग यूएस से इंडिकेशन लेते थे कि डाउ क्या कर रहा है, नैस्डैक क्या कर रहा है। अब मैं ऐसा देख रहा हूं, इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हमको देख के वो लोग इंडिकेशन ले रहे हैं। दिन में हम जैसे काम करते हैं ना, उसके हिसाब से रात में उनके देश में वैसे कारोबार होता है। ये देखिए वेडनेसडे के दिन रात में फेड की मीटिंग होने वाली थी, यूएस की मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर पाई, हमारी मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुकी थी। और आप देखिए वेडनेसडे के दिन क्या बढ़िया चाल यहाँ पे आई थी और ये चाल आपको क्लियर बता रही थी कि जो भी यूएस फेड की मीटिंग में आने वाला है वो अच्छा ही आने वाला है। और यही एंटिसिपेशन हमने दोस्तों संडे को किया था, क्योंकि मेरा भी हमेशा ये रहता है कि यार मार्केट क्या बोलना चाहिए उसको हम लोग एडवांस में समझने की कोशिश करें। उसके बाद थर्सडे के दिन आप देखिए गैप अप हो गया और दिन भर एक्चुअली थर्सडे की जो मूवमेंट है ना वो पूरी शॉर्ट कवरिंग की मूवमेंट थी। जितने लोगों ने शॉर्ट किया तो सब लोगों ने शॉर्ट कवर किया, बिकॉज लोग मान ही नहीं रहे थे कि 15,200 से 17,200 तक भी हम आ सकते हैं। तो थर्सडे के दिन इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी भी थी, तो काफी लोगों ने यहाँ पे अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली। फ्राइडे के दिन ये जो डिप मिला, ये डिप में एक्चुअली इसके बाद की जो ये मूवमेंट आई है ना, ये एक्चुअली प्योर खरीदारी आई है। इसका मतलब है अभी भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है मार्केट में खरीदने के लिए। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन है ये जो मार्केट में फ्राइडे के दिन हुआ था। अब अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी के लेवल भी, तो बैंक निफ्टी भी आप देखिए कि सेम चीज वही हुई है
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद अब यहाँ पे रुकी हुई है। अब आने वाले दिनों में दोस्तों निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, अब मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में एक रेंज बननी चाहिए, बिकॉज हम लोग 15,200 से 17,200 की मूवमेंट बहुत ही फास्ट ले चुके हैं। तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज है कि हम एक रेंज बनाए। अब रेंज का अगर लोअर एंड आप देखोगे ना तो मेरे ख्याल से वो 16,800 के आसपास आ जाता है, ये जो पुराने लेवल थे जिसको हमने ब्रेकआउट किया है। तो नीचे में 16,800 और अगर ऊपर में आप देखोगे तो 17,500। मेरे ख्याल से ये एक रेंज बननी चाहिए। इस रेंज में मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसके बाद यहाँ से फ्रेश मूव स्टार्ट होना चाहिए। देखिए आप समझिए, अगर मार्केट रुक रुक के चलती है ना तो मार्केट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आप देखते हैं, अगर आपको बहुत लंबा जाना है कहीं या बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप क्या करते हो, बीच बीच में रुकते हो, ब्रेक लेते हो, नई एनर्जी लाते हो और उसके बाद जो आप जाते हो ना तो और नई एनर्जी के साथ आप बहुत लंबा जा सकते हो। तो मार्केट भी अगर रुक रुक के चलती है ना तो मार्केट की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर थोड़ा और ज़्यादा रुकती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इस अप मूव में मार्केट 17,500 तक जाए, बट मार्केट ने उतना रुकना चूज नहीं किया, फॉरेन मार्केट निकल गई है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी रेंज बन सकती है जहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे और आप समझिए कि नया अप मूव अगर इस मार्केट को लेना है तो मार्केट को हल्का होना जरूरी है। ये जो फेज है 16,800 से 17,500, बेसिकली ये जो फेज है ना फ्लशिंग आउट का फेज होगा। फ्लशिंग आउट का क्या मतलब है कि जो भी वीक इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो इस मार्केट से निकाले जाएंगे। अब कैसे होगा, अब पहले तो लोग अभी भी निफ्टी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग है ना निफ्टी के लेवल को देख के ट्रेड करते हैं। निफ्टी आज आपकी देखो 17,200 के आसपास है, बट अभी भी आपके पोर्टफोलियो 15 से 10-15% तो डाउन है। तो लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमारा पोर्टफोलियो तो चला ही नहीं है, अब आगे क्या होगा, निफ्टी तो आ गई अपने लेवल पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, निफ्टी इस रेंज में आपको बहुत डराएगी और डर के लोग अपना खाली कर देंगे पोर्टफोलियो। और जैसे जिन लोगों के इस रेंज में रेट आते रहेंगे ना वैसे वैसे लोग इस मार्केट से बाहर निकलते जाएंगे। अब यहाँ पे डराया कैसा जाएगा, ऐसा होगा ना कि एक दिन निफ्टी 50 पॉइंट चलेगी, अगले दिन 50 चलेगी, फिर 50 चलेगी। तो मिला जुला के आप देखो 150 पॉइंट चली 3 दिन में और एक दिन में 150 पॉइंट गिरा देगी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 4 दिन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों में इतना डर हो जाएगा ना, क्योंकि जो निगेटिव लोग बोलते हैं या निगेटिव जो सोचते हैं अभी भी वो लोग है ही ना इस मार्केट में। ये जो मूवमेंट आई है ना इसमें बहुत लोगों को चोट लगी है, और जिनको चोट लगी है ना, जो बेयर्स लोग हैं उनका ईगो हर्ट हुआ है, तो वो तो भैया इतनी जल्दी नहीं मानने वाले, वो नहीं मानने वाले। उनके वो जो बेयर्स होते हैं ना बहुत ढीठ होते हैं, वो नहीं मानेंगे। और लोगों में भी जो नए कन्विक्शन तो है नहीं, तो उनकी सुनेंगे। इस रेंज में अगर थोड़ी बहुत भी मार्केट गिरेगी ना तो सब लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे खाली करेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि ऐसा हो। आप लोग का नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से अवेयर हो, बट ये ऐसा केस है जहां पे फ्लशिंग आउट का प्रोसेस होगा, लोग इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। निफ्टी भले इस मार्केट यहाँ पे ना चले, लेकिन आप समझिए आपके जो भी स्टॉक्स हैं इसमें यहाँ पे आग लगने वाली है। पिछले 1-2 हफ्ते में आपने देखा कि स्टॉक्स में अपनी मूवमेंट चालू हो चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक 5-5, 10-10, 15-15% मूवमेंट चालू हो चुकी है। आने वाले अगस्त महीने में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे और बहुत अच्छे स्टॉक पे मूवमेंट आने वाली, लोग सिर्फ बैठ के देखते रहेंगे। 17,200 है, लेने की हिम्मत तो होगी नहीं, है ना। हालांकि वो ये नहीं देख रहे कि वो स्टॉक के रेट तो आई नहीं है, स्टॉक्स तो उतने चले ही नहीं है। अब वही बात है, जो स्टॉक 200 पे लेना चाहते थे उसको बैठ के देखेंगे, यार निफ्टी तो आ चुके, थोड़ी करेक्शन आए तो लेंगे। स्टॉक उनके आंखों के सामने 250 पहुंच जाएगा, 300 पहुंच जाएगा, तो कहाँ की हिम्मत होगी। जो 200 में लेना था 300 में थोड़ी ना ले पाएंगे। बस यही चलता जाएगा, लोग छूटते जाएंगे और मार्केट का कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, मेरा ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए। रेंज बने, निफ्टी ग्राइंडिंग करे ऊपर नीचे, स्टॉक्स में मूवमेंट आती रहे, जैसे जैसे लोगों के रेट आएंगे लोग निकलते रहेंगे, और उसके बाद जब 17,500 को वापस मार्केट जब निकालेगी तो नई एनर्जी के साथ निकालेगी, जो निफ्टी को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने की पोटेंशियल रखते हैं। और जैसे मैंने आपको टारगेट देके रखा है, ईयर एंड तक मेरे को निफ्टी 20,000 के ऊपर दिखती है। होपफुली वो लेवल हम लोग अचीव कर लेंगे। अब अगर मैं आपको मिड कैप की बताऊं तो निफ्टी के हिसाब से मिड कैप में तो मूवमेंट आई हुई है, लेकिन स्मॉल कैप आप देखिए अभी भी यहाँ पे, अगर आप निफ्टी देखोगे तो आपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6 से 7% नीचे, 7-8% नीचे। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स, ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 30% नीचे है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, निफ्टी चल गई, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आई। अब जो छोटे स्मॉल स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उसमें आने वाले टाइम में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक छोटे स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कैश के स्टॉक में। क्योंकि देखिए, अगर आप स्मॉल कैप की डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कैप की डेफिनेशन है कि जो पहले तो निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 स्टॉक्स, उसके बाद निफ्टी 100 मतलब टॉप 100 स्टॉक्स, उसके बाद मिड कैप किसको बोलते हैं, जो पहले टॉप 250 स्टॉक होते हैं उसको मिड कैप बोलते हैं,
और 250 के बाद जो है सब स्मॉल कैप में आते हैं। इसका मतलब है जो मेजर यूनिवर्स है स्टॉक का वो एक्चुअली स्मॉल कैप में ही है। तो हमारे पास भी स्मॉल कैप स्टॉक्स तो होंगे, तो रेट तो हमें आए नहीं है, बट वही बात है, रेट आपके आ जाएंगे बहुत जल्दी। अब यहाँ से फटाके टूटने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, ये वो कैंडल थी ना, ये दो कैंडल थी जिसमें 9.1 का इन्फ्लेशन आया हुआ था, है ना। तो इन्फ्लेशन के बाद आपने देखा क्या हुआ, और ये रिसेशन का टाइम है। अब सोचिए क्या इन्फ्लेशन क्या रिसेशन, है ना। मार्केट बहुत ही स्मार्ट है, उसे सब पता है कि क्या हो रहा है, तो कोई भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नैस्डैक में भी आप देखिए अच्छी खासी बेस बिल्डिंग होगी, नैस्डैक भी ऊपर जा रहा है, बाकी भी यूरोपियन मार्केट भी सब कुछ ठीक है। अब अगर हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है DXY डॉलर। ये जो डॉलर आप देखिए, ये कैंडल पे हमने 2 हफ्ता पहले बात किए थे कि ये कैंडल के ऊपर डॉलर मुझे जाता हुआ दिखता नहीं है, डॉलर का टॉप लग चुका है। अब वहां से डॉलर करीब $3.5 टूटा हुआ है, 3.5 टूटा हुआ है, ऑलमोस्ट 3-3.5%। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। और वैसे ही हमने इस कैंडल पे बात की थी कि इसके ऊपर मुझे रुपया जाता हुआ दिखता नहीं है, तो रुपया भी अपने यहाँ से स्ट्रांग होना चालू हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आप समझिए ना, रुपया स्ट्रांग होना जरूरी है। जैसे हमने डेटा देखा है, सबसे अच्छी कंट्री वर्ल्ड में फिलहाल हम ही लोग हैं, हमारे पास ग्रोथ है, सब कुछ है। अब अगर हमारा रुपया वीक होगा तो कैसे चलेगा, है ना। ये FI जो जा रहे हैं वो वापस आएंगे ही आएंगे, हमारे पास सब कुछ है। तो ये रुपया आगे चल के स्ट्रांग होना ही है। और अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप बुलिश हो, तो आने वाले सालों में आपका बहुत बढ़िया पैसा बनने वाला है। और एक बात आप समझिए, एज ए इन्वेस्टर यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। बिकॉज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, 1980 में, है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट बताऊं, निफ्टी का चार्ट बताऊं, ये देखिए आप, भले ही शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे मार्केट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए हम कहां से चलेंगे। देखिए 1990 में आप देखिए, बीच बीच में डिप आती है, मार्केट ऊपर ही जाती है। तो जब ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी तो पैसा बनेगा। हाँ, ट्रेडर्स की अपनी कहानी है, वो तो ठीक है, अपने हिसाब से जो भी देखते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमको ऊपर ही जाना है। और अब हम ऐसे फेज में जहां से आगे चल के बहुत ज्यादा पैसा बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, अच्छी जगहों से गोल्ड ने एकदम वापस से एक बेस बिल्डिंग बना के ऊपर जाने की कोशिश की है, वैसे भी सिल्वर ने भी अपने आप को संभाला हुआ है। वो तो है कि डॉलर इंडेक्स अगर टूटता है तो गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बुलिश होते हैं। अब अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, तो जैसे मैंने आपको जुलाई के स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे जुलाई मंथ के लिए 2 सेक्टर जो हमें सबसे अच्छे लगते हैं वो FMCG और ऑटो है। अब उनमें आप देखिए कि दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। ये देखिए, एक अच्छी मूवमेंट के बाद एक ऑटो सेक्टर में डिप आया हुआ है, अगेन ऑटो सेक्टर अपनी रैली को रिज्यूम करने के लिए रेडी है। सेम FMCG में देखिए, एक अच्छी मूवमेंट के बाद एक डिप आया हुआ है, अगेन FMCG इज ऑल्सो रेडी फॉर अप मूव। जहां तक मेटल सेक्टर की बात है, मेटल सेक्टर ने तो पूरा हंगामा मचा दिया है। ये वो लेवल थे जब मैंने आपको क्लियर बोला था कि मेटल सेक्टर की बॉटम लग चुकी है। इनफैक्ट मैंने बताया भी था कि नेशनल एल्यूमिनियम ये लेवल पे मैंने एवरेज आउट किया हुआ है 68-69 के आसपास, 67 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, अब करीब 76 के आसपास है। मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर ने भी ये लेवल पे बॉटम आउट कर दिया है। जहां तक IT सेक्टर की बात है, IT सेक्टर में देखना पड़ेगा आगे चल के, ये लेवल आने की पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि इनकार किया जा सकता है, बट वही बात है, क्या फर्क पड़ जाता है, आएगा नहीं आएगा तो वक्त बताएगा। बट रिस्क रिवॉर्ड अभी IT सेक्टर में भी बहुत फेवरेबल है। मेरे ख्याल से ये सेक्टर भी ऊपर जाने को तैयार है। इनफैक्ट अगर मैं समरी कर दूं तो मेरे ख्याल से सब बढ़िया है, आने वाले हफ्तों में सब चलने वाले हैं। इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगी, सब स्टॉक चलने वाले, 20 स्टॉक स्पेसिफिक, और बहुत पैसा बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले टाइम में। अब अगर मैं विक्स की बात करूं तो आप देखिए, ये इंडिया विक्स है, कोई भी डर नहीं है, 16 पे आ चुका है, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंटली आप UX का विक्स देखिए, ये देखिए, ये था जब यहाँ पे 9.1 का इन्फ्लेशन आया था, है ना, और अब देखिए ये रिसेशन है ना, मतलब देखिए कहाँ गया, 21 का विक्स है, क्या बता रहा है ये सब कुछ, है ना। तो कुछ नहीं, अगर सच में कुछ इन्फ्लेशन रिसेशन होता तो विक्स भी 80-90 पे होता। और बात समझिए, रिसेशन आर्थिक मंदी अगर यूरोप में US में है तो ठीक है ना, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए तो एक अलग बात है, वरना अगर उनके देश में स्लो डाउन है, रिसेशन है, तो बढ़िया ही है, अच्छा ही है एक तरीके से, रहने दो जो हो रहा है, तभी तो वहां का पैसा इधर आएगा। अब सोचिए ना, सिंपल है, अगर US में रिसेशन है तो कहाँ पैसा जाएगा, US वालों को अगर उनके देश में ग्रोथ नहीं तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा जहाँ पे है। तो ऐसा है, सबका नुकसान हमारा फायदा, हम लोग अच्छी जगह, पैसा बनेगा, बस इस पर विश्वास रखिए। अब क्रूड ऑयल आप देखिए, ये देखिए, क्रूड ऑयल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम 100 के आसपास है तो न्यूट्रल है, 120-125 के आसपास है तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, 80 के आसपास है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। अभी तो रेंज बाउंड है और मुझे ऐसा लगता है ये लेवल कटेंगे नीचे, है ना, और हम लोग 80 के आसपास आ जाएंगे, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सब चीज़ें ठीक हैं, सब चीज़ें यहाँ से
सुधर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डिटेल में मैंने व्यू बता दिया है। वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक दो बार और देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आप पसंद आए आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा व्यू कोई नहीं शेयर करता। अभी भी लोग निगेटिव हैं, अभी भी सब किसी को विश्वास नहीं है और मार्केट छूटी जा रही है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी लोगों से छूट रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, लाइफ टाइम फ्री गाइडेंस चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे अकाउंट ओपन कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एक 1-to-1 कॉल करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, प्लान करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत सारा पैसा बनाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी नए वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक संभाल के काम कीजिए, अपनी सेफ्टी को फर्स्ट मानिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।